हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जीके और जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। उसमें आज पार्ट 3 की बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट और सेकेंड हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। जो भाई लोग वीडियो को नहीं देखेंगे, दोनों पार्ट नहीं देखे होंगे, वो जाके उसमें शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, उसमें ऑलरेडी उसमें हम लोगों ने सेव कर दिया, उसको आप जाके देख लेंगे। आइए चलते हैं आज पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भैया क्या है, अति महत्वपूर्ण है, बाकी जो 2 वीडियो आप नहीं देखेंगे उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भैया। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था। कौन कुषाण वंश का शासक नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिए और इसका आंसर करिएगा। कौन सा इसका नहीं है, तो आप जानते हैं कि इसमें जो नहपना साहब हैं वो कुषाण वंश के शासक नहीं हैं। इसमें बाकी जो वासुदेव साहब हैं, हुविस्का हैं, वशिष्का हैं, ये सब कुषाण वंश के शासक हैं। अगर मैं बात करूं कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो आप सुने होंगे, अभी देखिए भी पेपर में पूछा गया था, जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं है आप सभी को। कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं वह कुजुल, क्या नाम है इनका, कुजुल, ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसके जो संस्थापक हैं यह कुजुल कडफिसस हैं। क्या नाम है, कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस। कुजुल जो कडफिसस हैं इनका क्या नाम है, कुजुल कडफिसस। इन्हें क्या कहा जाता है, फिसस जी को कुषाण वंश का क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। क्या नाम है इनका, कुजुल कडफिसस को कुषाण वंश का संस्थापक कहा जाता है। और अगर मैं आपसे बात करूं इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है, तो कनिष्क है। कौन है, कनिष्क। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा का क्या नाम है, तो सबसे प्रतापी राजा जो है उनका नाम कनिष्क है। और आपको याद रखना होगा कनिष्क के समय में ही, कनिष्क के समय में ही कब भैया, 78 ईस्वी में। कब, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन संवत, शक संवत की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्या क्या कुछ समझ में आया। हमने कहा कि कुषाण वंश का शासक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नापना इसके कुषाण वंश के शासक नहीं है। अगर मैं पूछूँ इसके संस्थापक कौन है, तो फिजुल कडफिसस साहब हैं। कौन है, फिजुल कडफिसस हैं। अगर फिर मैं पूछूँ इसके सबसे महान शासक कौन है, तो आप कहेंगे कनिष्क हैं। कौन है, कनिष्क हैं। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में ही शक संवत की क्या की थी, इनके समय में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बता दूँ, कौन सा भैया, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर मैं आपको बता दूँ, तो जो कनिष्क साहब हैं, कौन है, कनिष्क साहब, कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। कनिष्क को क्या कहा जाता है, कनिष्क साहब को दूसरा अशोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूसरा अशोक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया, इसको आप नोट कर लीजिए। कनिष्क को क्या कहा जाता है, दूसरा अशोक कहा जाता है। ठीक है भैया, यहाँ तक बात समझ आया। अगर मैं फिर आपसे पूछूं, अगर मैं पूछूं ये वासुदेव कौन है, तो कनिष्क वंश के कौन है, ये अंतिम शासक हैं। क्या है ये, अंतिम शासक। कनिष्क वंश के अंतिम शासक का क्या नाम है भैया, तो इनके अंतिम शासक का नाम क्या है, इनके अंतिम शासक का नाम है वासुदेव। क्या नाम है, वासुदेव। तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा नहपना। क्या होगा, नहपना साहब इसके राइट आंसर होंगे। तो इतनी बात सुनिए, अंतिम शासक वासुदेव हैं। पहला शासक कौन है, कुजुल फसील, इसकी स्थापना की थी इन्होंने। महत्वपूर्ण कौन है, कनिष्क है। 7800 ईस्वी में जो शक संवत की शुरुआत हुई किसने किया, कनिष्क ने। या कनिष्क को क्या कहते हैं, दूसरा अशोक कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सब महत्वपूर्ण हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जितने मेरे मुख से, जितनी वाणी से जो भी क्वेश्चन निकल रहे हैं, प्रश्न निकल रहे हैं, उन सभी को आप क्या करेंगे, नोट करते हुए जाएंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे भैया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है भारतीय, देखिए ये भी आप सभी को पता होगा। थोड़े कुछ इसमें मैंने आप लोगों के कुछ सिंपल प्रश्न भी डाल दिए हैं ताकि आप सभी को कुछ इंटरटेनमेंट है, क्योंकि आजकल बच्चे देखते हैं कि इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन तो भाग जाते हैं तुरंत छोड़कर उसको। इसलिए थोड़ा कुछ आपके इजी क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन इजी हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा आप क्रिएट कर लिए हैं। चलिए, भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो आप सभी को पता होगा मौलिक कर्तव्य। अगर इसके आंसर देने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ
थोड़ा सा इसका जवाब दीजिएगा आप लोग मुझे। क्वेश्चन ये है कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? कितने? मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए थे? जल्दी से आप मुझे इसका आंसर देंगे तो भैया, अगर आपको पता होगा मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे। क्या नहीं थे? एक भी नहीं थे। तो भैया फिर कितने मौलिक अधिकार हो गए वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो? मूल संविधान में क्यों नहीं थे भैया? उसके बाद क्रम से संशोधन किया गया, आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें कुल हमने 10 जोड़े, फिर एक लास्ट में 11वां जो हुआ वो शिक्षा का अधिकार, सब पढ़ें सब बढ़ें, आपको पता है 2002 में जोड़ा गया। इसको याद रखिएगा। इस तरह 10 और प्लस 1 बराबर कितने हो गए? 11 हो गए। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। देखिए मूल अधिकार नहीं है ये मौलिक कर्तव्य है, इसलिए इसकी संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर दीजिएगा मुझे। क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें जो मौलिक अधिकार है उनको किस भाग में रखा गया है? क्या रखा, कहाँ रखा गया है, किस भाग में? अगर मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन और बता दूँ भैया, इसको भी सुन लीजिएगा आप लोग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए कभी पेपर में आ जाए तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर क्या होगा? 11 होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, ये जो मौलिक कर्तव्य बनी थी भैया, ये किस समिति के आधार पर बनी थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य का क्या किया गया था? निर्माण या गठन किया था। इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें इसका आंसर कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है ना? हाँ, किस भाग में और किस अनुच्छेद में, दोनों आपको बताना है। ठीक है? और मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा एकमात्र तत्व कौन सा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है? क्या नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कौन सा है, तो आप लिथियम का नाम जानते होंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सब इसको जानते होंगे कि जो लिथियम है, कौन है? लिथियम है। लिथियम में क्या नहीं है भैया? लिथियम में क्या नहीं है? तो लिथियम में न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती। जैसे कार्बन का कोई पूछे, कार्बन तत्वों की संख्या, कार्बन का संकेत क्या है? C होता है। इसमें कितने होते हैं? तो 6 होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। कितने होते हैं? 1 होता है। लिथियम का कोई पूछे संकेत क्या होता है? आप कहेंगे Li होता है। क्या होता है? Li होता है। अगर कोई पूछे इसमें कितने होते हैं तब तो 3 होते हैं। बेरिलियम, कौन? अगर आपसे कोई चीज़ बेरिलियम कितने होता है, बेरिलियम का संकेत क्या होता है, तो आप कहेंगे सर B होता है। क्या होता है? इसके कितने तत्व होते हैं जो क्रमांक होते हैं? तो 4 होते हैं। तो आप सभी को चीज़ें पता होंगी। और इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे भाई, वह होगा, कौन होगा? वह होगा लिथियम। लिथियम में न्यूट्रॉन नहीं होते। चलिए आगे चलते, सब इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आप सभी लोग वीडियो को रोक के पहले अपना आंसर दिया करिए। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिखना ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखते हैं। कह रहा है टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? देखिए भैया, ये आपसे टेलीग्राफ लाइन के बारे में पूछ रहा है। आप पटरी के बारे में बात मत कर दीजिएगा कि ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई है। अगर ऑप्शन में होता तो बच्चे कहते लगता है कि टेलीग्राम झूठे दे दिया है, इसमें तो उसको ट्रेन देना चाहिए था। ट्रेन की पटरी कहाँ बिछाई गई थी? लेकिन नहीं भैया, क्वेश्चन सही है। ये पूछा गया है टेलीग्राम कहाँ से कहाँ, तो पहली जो टेलीग्राम लाइन बिछाई गई थी वो बिछाई गई कोलकाता से आगरा। अगर पूछे पहली ट्रेन पटरी जो है बिछाई गई थी मतलब कहाँ से कहाँ ट्रेन चली, तो आप जानते हैं मुंबई से थाड़े, आप नाम सुने होंगे कि स्टेशन का, कहाँ से? थाड़े के बीच में चली थी। ठीक है ना भैया? थाड़े चलती, कब चली थी वो? कब चली थी? 1953 में चली थी। आप उसको भी क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है ना? मुंबई से थाड़े के बीच चली थी, उसको आप याद रखिएगा। और लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप उसमें बस मत लगा दीजिएगा। ये है टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी, तो कोलकाता आप जानते हैं जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहाँ से ले जाके कहाँ तक? आगरा तक। कहाँ तक? आगरा, उत्तर प्रदेश। जहाँ आपका क्या है? आगरा में किला है, आपको पता होगा आगरा का किला है, आगरा में ताजमहल है। ठीक है भैया? उत्तर प्रदेश, यहाँ तक बिछाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? देखिए ये भी तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे तब, अगर पढ़े नहीं है तो भाई हार तो रखबे करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखिएगा भैया,
ये की गई थी 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में। अगर मैं एक बात और इस डेट एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, इसी समय प्रथम संविधान संशोधन भी हुआ था। इस बात को भी आप क्या करेंगे, भूलेंगे नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट करके याद रखेंगे। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में ही हुआ था। इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आप सब जानते होंगे राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसे हम राज्यसभा का पदेन सभापति कहते हैं, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का कोई विशेष कार्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का, किसका? उपराष्ट्रपति का कोई विशेष काम नहीं होता, उपराष्ट्रपति की कोई पेमेंट भी नहीं होता। और इनको जो पेमेंट मिलता है सब कौन मिलता है? ये सभापति का मिलता है। जो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा में, उसके रूप में इनको सब कुछ मिलता है, इनका वेतन सब मिलता है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उस अंग की पहचान कीजिए जो मानव शरीर में दोनों ओर स्थित होता है। ऑप्शन देखते हैं, पहला है जिगर, दूसरा है गुर्दा, प्लीहा और मूत्राशय। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, उस अंग की पहचान कीजिए, उस अंग की पहचान कीजिए जो मानव शरीर के दोनों ओर होता है। जिगर है, गुर्दा है, आप इसको जानते होंगे, गुर्दा है। उसके बाद मूत्राशय है। कौन है? मूत्राशय। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है भैया, जिगर है, गुर्दा है, मूत्राशय है। और चलो मैं आपको एक हार्ट दे रहा हूँ, दिल जिसे आप कहते हैं। चलो इसको ले लेते हैं, उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। तो बताइए, जिगर क्या हुआ? जिगर हो गया, हाँ जी भाई, दिल हो गया, चलिए कोई बात नहीं। जिगर हो गया, गुर्दा हो गया, मूत्राशय। बताइए इन्हीं में आप बता दीजिए कि कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो मानव शरीर की दोनों तरफ पाए जाते हैं। मूत्राशय तो आप जानते हैं, मूत्राशय की जो नदी होती है सिर्फ एक ही होती है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा नहीं है, इसको हटा दीजिए यहाँ से। जिगर तो एक ही होता है भैया, दिल तो एक ही होता है, आप सभी के बाहर बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं। एक गुर्दा जिसे आप किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी। किडनी 2 तरह की होती है, मतलब 2 किडनी होती है, एक दाएँ साइड और एक बाएँ साइड। और दोनों किडनी क्या होती हैं, एक समान होती हैं कि दोनों किससे पर अलग? दोनों का शेप अलग होता है, दोनों छोटी और बड़ी होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलो भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुर्दा। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा गुर्दा। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा गुर्दा। क्या होगा? गुर्दा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 20 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो भैया ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बता रखा है, बहुत बार बता रखा है इस क्वेश्चन का आंसर, तो शायद आपको याद ही होगा। नहीं याद हो, आइए मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए भैया, किस वर्ष हुआ था, तो आपको पता होगा 1336 ईस्वी में। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक 2 सगे भाइयों ने। क्या नाम था दोनों लोग का भैया? हरिहर। क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक 2 सगे भाइयों ने क्या किया था? बोलो भैया। हरिहर और बुक्का नामक 2 सगे भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। और इसकी आप जानते हैं स्थापना कब हुई थी? आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम है जौना खां। क्या नाम था उनका? जौना खां। अगर आप ये ना याद हो तो आपको एक बात ज़रूर याद होगी, इन्हीं के नाम पर जौनपुर नगर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इनका जो दूसरा नाम था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक इनका नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़े लिखे राजा थे उस समय के, लेकिन पढ़े लिखे मूर्ख इनको कहा जाता है। इनको कहा जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख। किनको? मोहम्मद बिन तुगलक को। कभी आया तो आप याद रखिएगा, पढ़ा लिखा मूर्ख किस राजा को कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा राजा की संज्ञा दी गई है। अगर मैं पूछूं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का किसके शासनकाल में ये दोनों ने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था जौना खां, जिनकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जौनपुर शहर बसाया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर नंबर डी सही है। आइए 9 पे आते हैं। 9 भी क्वेश्चन आपके लिए सिंपल ही है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई? बताओ भैया, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने का जो श्रेय जाता है वह प्रतिहार राजाओं को जाता है। किसको जाता है? प्रतिहार राजाओं को।
बाकी चोर वंश, पाल वंश आप सब संबंधित इसको जानते ही हैं। सेना वंश कोई ऐसा विशेष वंश नहीं था, इसको बेवकूफ़ बना के लिए आपको डाल दिया जाता है एग्जाम में। तो जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए वो मतलब जो इसका आंसर है वो आंसर नंबर 20 का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें जो भी रहेगा उसका मैं पोस्टमार्टम करता चलूँगा, आप निश्चिंत रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। मतलब कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत प्रत्येक राज्यों में उनकी एक अपनी खुद की विधान सभा होगी। इसका गठन कौन अनुच्छेद करता है, तो आप मुझे बताइएगा। 10 का कौन सा अनुच्छेद करता है भैया, इसका करता है 168। कौन करता है, 168 करता है कि प्रत्येक राज्यों में क्या होगी, विधानसभाएं होंगी। ये 168 के अकॉर्डिंग। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन अगर पूछूं भैया कि वर्तमान में कुल कितने राज्यसभाओं में विधान परिषद है, क्या है, विधान परिषद, क्या है भैया, विधान परिषद है। तो आप जानते हैं वर्तमान में, पहले कुछ 7 थे कि वर्तमान में कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। आप सभी को पता होगा कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। अगर मैं आपसे पूछूँ वो कौन कौन से राज्य हैं, तो आपको एक ट्रिक में बता दे रहा हूँ। टीबी जुकाम, क्या रखना है, टीबी जुकाम। और जब से जुकाम ज़्यादा होने लगा, कोरोना फैलने लगा, तब से बीच में ये भाई साहब जे साथ छोड़ के चले गए हैं। कौन साथ छोड़ के चला गया, जे साथ छोड़ के चले गए हैं। इसलिए अब जो जुकाम है, जुकाम ख़त्म हुई है भैया, अब सिर्फ टीबी और जुकाम बच गया है। तेलंगाना में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, आंध्रा में है और महाराष्ट्र में है। इन 6 जगहों पे वर्तमान में क्या बची हुई है, विधान परिषद। क्या बचा हुआ है, विधान परिषद है। बाकी सभी जगह विधान परिषद क्या है, हट गया है। याद रखिएगा इस वर्तमान में कितनी जगह विधान परिषद है, तो 6 जगह है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट। नेक्स्ट चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कह रहा है कि सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित में से किस नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया है। किस पे नहीं दिया गया है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं किस पर नहीं दिया गया है भैया। देखिए आप सभी को अगर मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, क्योंकि मैंने पढ़ाया है आप सभी को, बहुत विधिवत तरह से पढ़ाया है भैया। आइए थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि किस पे अधिकार नहीं दिया गया है भारत को। देखिए आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर कहा जाए कि निम्नलिखित में से सिंधु समझौते के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित किस नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया है, तो आप सभी को मैंने बता रखा है बहुत बार कि जो झेलम नदी है, कौन सी नदी है, झेलम नदी पे भारत का अधिकार नहीं है, भारत को अधिकार नहीं दिया गया है। अच्छा आपको पता होगा जब मैं आपको पढ़ा रहा था सिंधु की कितनी सहायक नदियाँ, कुल 5 सहायक नदियाँ। कितनी सहायक नदियाँ, 5 सहायक नदियाँ। कौन कौन सी, झेलम, बोलो भैया, झेलम, राबी, ब्यास, सतलज, ठीक है ना, बोलो भैया, बोलिए, हाँ कौन कौन सी, झेलम। मैंने जितने लोग को पढ़ाया है वो लोग थोड़ा सा बोलते भी रहा करें, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी क्वेश्चन आपको ये फिगर के मैथ के थ्रू मैंने आप सभी को पूरा बता रखा है। ये मैंने पूरा भारत बनाया था, आप सभी को याद है अगर, तो यहाँ से ये जो नेपाल है, यहीं से तिब्बत, सॉरी जो तिब्बत है, तिब्बत से नदी निकलती थी। सबसे पहली नदी कौन, सिंधु। कौन निकलती थी, सिंधु। सिंधु के बाद झेलते हुए निकलती थी झेलम। कौन निकलती थी, झेलम। झेलम के बाद यहाँ से राबी, राबी, ब्यास के बाद लास्ट में कौन निकलती थी, सतलज। कौन निकलती थी, सतलज। तो 3-4 नदी, ये 5 नदी इसकी सहायक नदी, एक तो खुद ये 6 नदी हो गई। तो मैंने आप सभी को बताया था भैया यहाँ कौन कौन सी, राबी का, सतलज का और ब्यास का। किसका, नीचे से राबी, यहाँ से राबी, ब्यास और सतलज। राबी, ब्यास और सतलज उन्होंने दिया थी। इनका कितना परसेंट, 80% भारत यूज़ करेगा। 80% कौन यूज़ करेगा, भारत यूज़ करेगा। उसके बाद जो झेलम बची, सिंध बची और कौन सी बची, चेनाब बची, उसका 80% कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा। सबको याद होगा ना, याद है ना पूरा क्वेश्चन। चलिए एक बार पुनः सुन लीजिएगा, जिसके समझ में ना आया भैया वो लोग भी समझ लीजिए। राबी का, सतलज का और ब्यास का, किसका, राबी का, सतलज का और ब्यास का 80% कौन यूज़ करेगा, मेरा देश भारत यूज़ करेगा। और झेलम का, किसका, झेलम का, सिंधु का और कौन बची भैया, बोलिए, राबी, ब्यास, सतलज तो हो गई। झेलम के बाद कौन बची, चेनाब बची है। कौन बची है, चेनाब का, झेलम का और सिंधु का। याद रखिएगा कौन नदी का, सिंधु का। इसका 80% कौन यूज़ करेगा, इसका 80% जो है अपना छोटा भाई पाकिस्तान
तान यूज़ करेगा। सिंधु जल समझौते में यही बात कही गई थी। ठीक है ना भैया, सिंधु जल समझौते में यही बात कही गई थी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, आप सब इसको जानते हो। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। देखिए भैया, चाहे जो भी हो, जहाँ भी कभी मौसम संबंधित परिवर्तन आ जाए, गरजना, तड़कना, बिजली का चमकना, कुछ भी आ जाए, तो ये सब होता है कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल में। कौन से मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में। आप सभी को पता होगा कुल कितने मंडल होते हैं भैया, तो क्षोभ मंडल होता है, बोलिए भैया, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है और बहिमंडल होता है। कुल 5 मंडल होते हैं। ठीक है ना भैया, चलिए याद रखिएगा। अगर मैं पूछूं परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं, तो क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि सभी मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, बोलो भैया, तो सभी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सब कहाँ होती हैं, वो सब की सब कहाँ होती हैं भैया, सब यहीं होती हैं। यही मतलब कौन मंडल में होती हैं सब घटनाएं, बोलो भैया, सब की सब कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल कहा जाता है। अगर पूछिए सबसे निचला वाला मंडल कौन सा है, तो क्षोभ मंडल है। ठीक है ना भैया, और सबसे ऊपरी वाला कौन सा मंडल है, तो बहिमंडल होता है। कौन सा होता है, बहिमंडल होता है। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि जो हमारी तरंगे छोड़ी जाती है, मोबाइल तरंगे होती है, तरंगे कहाँ छोड़ी जाती है, तो आयन मंडल में छोड़ी जाती है। कहाँ छोड़ी जाती है, आयन मंडल में। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है वो किस मंडल में रुक जाती है, तो भैया ओजोन मंडल, जो ओजोन एक परत है वो क्या करती है, उसको रोकने का काम करती है। समताप मंडल, वायुयान की उड़ान की सबसे अच्छा मंडल कौन सा होता है, तो समताप मंडल होता है। ठीक है भैया, चलिए सब क्वेश्चन आप एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, जो चीज़ आपको पता ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में, मतलब किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। तो बताइए, सार्वजनिक क्षेत्र आप समझते हैं, जो सार्वजनिक चीज़ें से ये सब उद्योग इत्यादि चीज़ें चल रही हैं, उस क्षेत्र के उपक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा, वी कृष्णमूर्ति साहब को। किसको, वी कृष्णमूर्ति साहब जो हैं इनको क्या कहा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है भैया, चलिए बाकी जो महालनोबिस साहब हैं, आपको याद होगा, इन्होंने क्या दिया था, मॉडल दिया है कृषि पर, क्या दिया, अपना मॉडल दिया है। चलिए मतलब पंचवर्षीय योजना जो है उस पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, ऑप्शन नीचे है नेक्स्ट स्लाइड पे, उसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर वहाँ जाते हैं स्लाइड पे। निम्नलिखित में से कौन 1679 में निर्मित प्रसिद्ध ताजमहल की प्रकृति है, क्या है, प्रतिकृति है, प्रतिकृति तो सेम उसकी जैसा है, प्रतिकृति है उसकी। ठीक है भैया, क्योंकि में से कौन, कब भैया, 1679 में निर्मित प्रसिद्ध ताजमहल की, अच्छा यहाँ से आप क्वेश्चन है वो पता चल गया कि वो ताजमहल का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, कब निर्मित हुआ था, 1679 में निर्मित हुआ था। तो इसकी जो प्रतिकृति है, मतलब सेम उसकी जैसे उसकी छाया है, वह कौन है भैया, तो आइए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि ताजमहल का जो मतलब वो आप कह सकते हैं कि उसका चित्र है, उसका छाया है, इसकी मतलब उसकी जैसा सेम बनाया गया, वह कौन सा है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद हो जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये, कि जो हमारा ताजमहल है वह कब बना था, तो भैया 1679 ईस्वी में निर्मित हुआ था जी। और प्रसिद्ध इस ताजमहल की प्रतिकृति, मतलब इसका जो वो है, इसका जैसा, इसके जैसा सेम जो बनाया गया है, क्या हुआ, इसके जैसा जो सेम बनाया गया है वो कौन है भैया, यहाँ ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा, अब बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बीबी का मकबरा। कौन सा मकबरा, बीबी का मकबरा, सेम ताजमहल के जैसे बनाया गया है, एकदम सेम उसी की तरह है, इसको आप याद रखिएगा, बीबी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ये सब भी आप जानते होंगे क्वेश्चन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुभाग के पहले मुख्य वैज्ञानिक का नाम बताइए, जो क्या करते थे भैया, बताइए मुख्य वैज्ञानिक का नाम आप जल्दी से मुझे बताइए। चलिए अब बताइए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब क्या हुआ, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन,
में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुभाग के पहले मुख्य वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो आप मुझे जल्दी से बताइए क्या नाम था। तो भैया आप सभी को पता होगा, डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन जी इसके क्या थे? सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुभाग के पहले मुख्य वैज्ञानिक थे। अगर मैं बताऊँ इसकी स्थापना कब हुई तो 7 अप्रैल को हुई थी। आप इसको याद रखिएगा। बाकी सन तो आप सभी को पता ही होगा, 1945 में हुआ था। इसलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। 16 क्या कह रहा है भैया? 16 कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? कौन सा सत्याग्रह है? चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? आइए देखते हैं किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आप सभी को पता होगा चंपारण गांधी जी पहुँचे थे। आप सभी को पता होगा 1917 में पहुँचे थे। कब पहुँचे थे? 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। किसके द्वारा शुरू किया गया? गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है ना। और इसमें गांधी जी क्या थे? सफल भी हुए थे। तो गांधी जी का ये सफल आंदोलन रहा। कौन सा? चंपारण का। खेड़ा का भी गांधी का सफल रहा। अहमदाबाद में नदूर भी गांधी जी का क्या रहा? सफल आंदोलन रहा। ठीक है भैया, 17, 18, 19 लगभग क्रम से हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप यहाँ 3 ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, एक ऑप्शन इधर देख लीजिएगा। क्या है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। बाकी अब आप देख ही लिए होंगे, तो इसलिए अब हम लोग आइए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आंसर मैं इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन आपको वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है वो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। देखिए कौन सा है यहाँ। नेक्स्ट वाला जो है वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। चलिए अब आप मुझे बता दीजिए इसका आंसर। आपके सामने चारों क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। वरावली चित्रकला की शुरुआत किस राज्य से हुई है? बताइए आप मुझे जल्दी से। तो भैया आपको पता होगा कि जो वरावली चित्रकला है, ये जो चित्रकला है वो कहाँ की है? वह महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ठीक है भैया, चलिए बाकी केरल, कर्नाटक, राजस्थान सब आप जानते हैं। देखिए बहुत सारी चित्रकलाएँ होती हैं। कुछ तो लोक नृत्य होते हैं, कुछ शास्त्रीय नृत्य होते हैं। शास्त्रीय मैंने आपको बता रखा, आर्ट होते हैं कुल मिला के। और बाकी ये सब जो लोक नृत्य होते हैं सबके यहाँ अपने यहाँ अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश का अभी एग्जाम में पूछा गया जो फॉरेस्ट गार्ड का हुआ, तो रासलीला होता है, कजरी होता है, बिरहा होता है, सब कहाँ का होता है? उत्तर प्रदेश का होता है। ठीक है, राजस्थान में भांगड़ा वांगड़ा होता है, ये पंजाब में भांगड़ा वांगड़ा होता है, आप उसको जानते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भैया, चलिए तो इस तरह बहुत सारे होते हैं, तो आप उसको याद रखिएगा। अभी हम उस पर एक वीडियो बना देंगे पूरा सब पे, मतलब उनके शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? कह रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे साक्षर जिला है? बता दीजिए। तो देखिए 2011 के अनुसार, कौन के अनुसार? 2011 के अनुसार, गणना के अनुसार पूछा जा रहा है। अभी देखो नई जनगणना तो हुई नहीं है, क्योंकि इसमें कोरोना ही आ गया था, जिसके कारण जनगणना भी रुक गई है। तो अभी फिलहाल जो भी क्वेश्चन होंगे आपके जो आएंगे वो 11 के अनुसार आएंगे। जनसंख्या से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं पर डे हर वीडियो में लगभग आपको जनसंख्या से 1-2 क्वेश्चन इसमें बता ही देता हूँ, ताकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे साक्षर जिला है? तो आप सभी मुझे बताइएगा कौन सा भारत का सबसे साक्षर जिला है। तो आपको याद होना चाहिए इसका भी आंसर नंबर क्या होगा भैया? डी होगा। कौन सा जिला है ये? शेरछिप जिला। यह भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? ये देखिए, ये आपके तट होते हैं। आपके क्या होते हैं? तट होते हैं। ये तो आपका गुजरात वाला है और ये आपका पश्चिम बंगाल वाला है। अब देखिए ये कौन सा तट है भैया? बोलिए। ये तो पूर्वी तट है। कौन सा तट है? पूर्वी तट है। कौन सा तट है? पूर्व। भाई इधर जाहिर सी बात है पूर्व होता है, और इधर क्या होगा? इधर आपका पश्चिमी तट होगा। कौन तट होगा? पश्चिमी तट होगा। तो आपसे पूछा गया है, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, जो लोग पढ़े होंगे हमारे ऑफलाइन क्लास में, जुड़े होंगे शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस से, उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि विशाखापट्टनम आप सभी को पता होगा कहाँ है भैया? आंध्र प्रदेश, नाम आप सब सुने होंगे विशाखापट्टनम। हल्दिया भी कहाँ है? हल्दिया यहाँ है, पश्चिम बंगाल में है हल्दिया। आपको पता होगा चेन्नई तो कहाँ है? सब जानते होंगे चेन्नई कहाँ है। चेन्नई, तूतीकोरिन, मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है आप सभी को? बोलो भैया, बोलिए सब लोग। चेन्नई, तूतीकोरिन याद आ रहा है ना? उसके साथ साथ एक और यहाँ था तमिलनाडु में, कौन कौन है बता दीजिए मुझे। इधर मैंने आपको सब बताया था, कोलकाता है, हल्दिया है, इधर विशाखापट्टनम है, ठीक है ना भैया। उसके बाद इधर जो है
तूतीकोरिन है, यहाँ चेन्नई है, ठीक है ना। तो ऐसे करके मतलब पूर्वी तट वाले बंदरगाहों के बारे में मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट, अगर पश्चिमी, अच्छा एक बात बताइए, जब ई वाला पूर्वी हो गया भैया, यहू पूर्वी हो गया और यहू पूर्वी होगा, तो इसमें कुछ सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। इसमें आँख मूंद के आपको आंसर मार देना है कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित है, तो वह कौन सा है, वह है भैया मोर मुगाओ जो है ये कहाँ है, ये पश्चिमी तट पर है। कहाँ है, पश्चिमी तट। आपको याद होगा ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, ठीक है। इधर फिर आ जाता है तमिलनाडु। कौन आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे भैया, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपसे अंतिम लास्ट क्वेश्चन है आपका, आराम से बताइएगा। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए भैया, ये भी तो आपके लिए एक सिंपल ही क्वेश्चन है, आप सब इसको बहुत पढ़े होंगे, बचपन से बहुत पढ़े होंगे। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, आइए। ऑपरेशन जो फ्लड है वो आप सभी समझते होंगे दूध से, किसके उत्पादन से, दूध के उत्पादन से संबंधित है। मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन आप इसको भी जानते होंगे, ठीक है ना भैया। बाकी कृषि वाला एग्रीकल्चर होता है, आप इसको भी जानते होंगे, ठीक है ना। तो भैया आप जानते हैं इसका आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, दूध उत्पादन से होगा। किससे होगा, ऑपरेशन फ्लड से बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए भारत सरकार के द्वारा, तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो आज यहाँ क्वेश्चन हम लोग समाप्त करते हैं, आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आप सभी लोग, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारी हेल्पफुल होगी तो कमेंट बॉक्स में करें। आपको जिस चीज़ की वीडियो चाहिए, जिस मतलब टॉपिक वाइज इत्यादि जो भी आप चाहिए, तो आप उसको कमेंट करिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उस तरह का वीडियो आपके लिए हम जल्द से जल्द आने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को विधिवत तरह से समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में शेयर करें और इसको अधिक से अधिक लोगों को, ताकि इसके बारे में ये जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इसका अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो, सबके पास भेजिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी अपने घर पर होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ये मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ हम लोग वाणी को अपनी विराम देते हैं। शुभ संध्या, जय भगत, जय संविधान।